और सिलेबस क्या है? ग्रेविटेशन एंड इलास्टिसिटी। तो इसमें मैं ले रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट ऑफ मास M एंड रेडियस r। तो ये प्लेनेट हो गया जिसका कि मास m, रेडियस r, और इसके सरफेस से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है जिसका मास m है। और सैटेलाइट जो है वो जाने के बाद किस रेडियस में घूमेगा? एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2r। ठीक है, तो 2r जो हो गए उसके यहां से हाइट हो गए। इसका मतलब सैटेलाइट जो सर्किल में घूमेगा तो इसको लॉन्च करने के बाद फाइनली इधर इसके हाइट होने चाहिए h इज इक्वल टू 2r। तो इसके लिए यहां पे सरफेस पे उसको काइनेटिक एनर्जी कितने देने पड़ेंगे? तो सिंपल इस पोजीशन और इस पोजीशन पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे और जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियल यहाँ का जो काइनेटिक पोटेंशियल है सम के इक्वल होने चाहिए। तो जब सरफेस पे है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से देखो क्या लिखेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी जो सरफेस पे दिया K और पोटेंशियल एनर्जी, चलो इसको K1 U1, और जब यहां आ गया इसको मैं लोकेशन 1 इसको 2 बोल दे रहा हूं। तो K2 प्लस U2 मैकेनिकल एनर्जी। तो K1 हमें बताने हैं, U1 क्या हो जाएगा? -G mm/r। और जब ये ऑर्बिट में आ गया तो इसके मैकेनिकल एनर्जी कितने होने चाहिए? तो मैकेनिकल एनर्जी इसके हो जाएंगे, दोनों का सम ही डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ का टोटल क्या हो जाएगा? तो -G, तो मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो एक तरीके से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m और इसका स्पीड ऑर्बिटल स्पीड VO, तो हाफ m VO का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m, और सेंटर से देखो तो ये कितने डिस्टेंस हो गए? r + 2r, तो ये हो गए 3r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया इधर का -G m1 m2/r, r मतलब सेंटर पे इसका डिस्टेंस, तो r + 2r 3r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -G mm/r। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का बताना है K1, और K2 क्या हो जाएगा? हाफ m V ऑर्बिटल का स्क्वायर। और ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाए है? तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला तुम्हें याद है, √Gm/r होते हैं, जिसको कि लिख सकते हैं √Gm/3r। ऑर्बिटल स्पीड VO इज इक्वल टू √Gm/r + h, तो r + 2r, ये जो स्मॉल r हो गए 3r हो गए। तो ये ऑर्बिटल स्पीड को यहाँ रिप्लेस करना है, अपना काइनेटिक एनर्जी K1 कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है ना? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 1 और 2 का, और ऑर्बिटल स्पीड √Gm/r, स्मॉल r कितने? r + h, h का वैल्यू 2r। चलो नेक्स्ट ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि अर्थ इज सपोज टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, अर्थ का रेडियस r हो गया। G30 इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड 30 डिग्री। तो लैटिट्यूड कहां से मेजर करते हैं? ये इधर का ये पोल हो गए और ये इक्वेटर हो गए। तो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो ये एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। तो चलो इसको लैम्डा मार्क कर देते हैं। तो G का फार्मूला क्या हो जाता है? किसी भी लोकेशन पे अगर वहां पे अर्थ का रोटेशन को भी कंसीडर किया जाए, अर्थ रोटेट कर रहा है किससे? एंगुलर स्पीड ओमेगा से, रेडियस r। तो G का फार्मूला हो जाता है जो पोल पे होता है, चलो यहां पे पोल पे जो वैल्यू G होगा तो ये G' लिख देते हैं, या G सफिक्स P लिख देता हूं। तो G इक्वल टू G एट पोल माइनस ω² r cos² लैम्डा। तो अर्थ के रोटेशन के वजह से जो G वेरी करता है, ये फार्मूला याद रखना है। तो G इस प्लेस का हो गया जहां पे लैटिट्यूड एंगल कितने हैं? लैम्डा, और GP ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। पोल के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? अगर पोल की बात करेंगे तो पोल के लिए लैम्डा हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 0, तो देख सकते हो G इक्वल टू GP।
मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोल को हमने रिप्रेजेंट किया है जीपी से। और इक्वेटर की बात करोगे तो लैम्डा हो जाएगा 0, तो cos 0 1 g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो g का वैल्यू सबसे कम कहाँ होगा? इक्वेटर पे। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पोल। पोल से इक्वेटर की ओर आने से g डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये जो एक लोकेशन की बात कर रहा है वो कहाँ पे? तो एक तो बात कर रहा है पोल पे और दूसरा बात कर रहा है तो मैं G30, मतलब लैटिट्यूड जो है एट लैम्डा इक्वल टू 30 डिग्री। तो लैम्डा 30 पे आ जाएंगे तो इसको रिप्रेजेंट किया है G30 से, और G रिप्रेजेंट किया है इसने क्वेश्चन में पोल को। तो पोल वाला ये G हो गया और 30 वाला ये G30, तो ये हो जाएगा GP माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो जो GP है वो तो G के इक्वल, यानी पोल वाला तो ये G है, तो उसको G लिख देते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, GP को G से रिप्रेजेंट किया है तो G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 30 हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है G माइनस G30, तो G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ये हो जाएंगे 3/4। सो G माइनस G30 कितने हो गए? ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 3/4। सो आंसर इज 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अर्थ इज ट्रीटेड एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, मास m, एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन विद टाइम पीरियड t। तो इसका टाइम पीरियड दे रखा है t, मास m, रेडियस r, और पूछा गया है तुम्हें एंगुलर मोमेंटम l क्या होगा। तो l इक्वल टू आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे? सॉलिड स्फीयर ट्रीट करेंगे तो 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पे 2π/t। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, l आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोल रहा है कि ए डायमेट्रिकल टनल इज डग अक्रॉस द अर्थ। ठीक है, अर्थ में एक ऐसे टनल बना दिया गया। ठीक है, डायमेट्रिक इधर से उधर होल कर दिया, टनल हो गया। बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टनल फ्रॉम वन साइड। तो एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया। वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जब ये इधर से आते आते यहां पे सेंटर पे आ जाएगा तो इस जगह पे पहुंचने के बाद इसका स्पीड क्या होगा, जबकि यहां से रिलीज किया है। अर्थ का मास m, रेडियस r, इधर अपने को स्पीड बताना है। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, टनल को स्मूथ मान के चलना है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो यहां पे भी यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस लोकेशन को 1, इस लोकेशन को 2। तो 1 का काइनेटिक K1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी U1, 2 का काइनेटिक K2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी U2। तो 1 से तो हमने रिलीज किया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गए। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? मास इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट सरफेस V1। काइनेटिक एनर्जी हमें स्पीड बताना है 12m v², और 2 का पोटेंशियल एनर्जी। तो इस मास का इस लोकेशन पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो मास के अंदर मास है, यहां पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -gm1m2/r काम नहीं करेगा। वो तब काम करता है व्हेन 2 मास आर सेपरेटेड। When 2 mass are separated, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इक्वल टू -gm1m2/r। यहां मास के अंदर मास है, तो इसलिए यहां पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें पोटेंशियल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मास इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहां के? ये सेंटर के, ये पोटेंशियल कहां के? सरफेस के। तो m हो गए, सरफेस का पोटेंशियल -gm/r होता है, इधर काइनेटिक 12m स्मॉल v², और सेंटर का पोटेंशियल कुछ याद है? सॉलिड स्फीयर में सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है? तो सेंटर का पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम्स। तो -gm/r है, सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा? 3/2 टाइम्स, तो -3/2 gm/r। हालांकि प्रॉब्लम में गिवन भी दे रखा है, लेकिन ये रिजल्ट तुम्हें याद भी होना चाहिए। सेंटर का पोटेंशियल -3/2 gm/r। तो इसको सॉल्व करके स्पीड फाइंड कर सकते हो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें क्या है कि एक सैटेलाइट है जिसका कि मास m, तो ये सैटेलाइट हो गया, तो इधर कोई प्लेनेट रहा होगा। तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है -k/r²। तो इस केस में इसका बताना है हमें टोटल एनर्जी क्या होगा। फोर्स दे रखा है, देन टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये टुवर्ड सेंटर लगेगा। अगर इसके स्पीड को हम v मान लें, तो माइनस का मतलब टुवर्ड सेंटर, डायरेक्शन के सेंस में दे रखा है। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r। तो यहां से देखो कि तुम्हारा k/r² किसके बराबर हो गए, mv²/r। सो काइनेटिक एनर्जी यहां से एक r कैंसिल हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे ½ mv², और mv² है k/r, तो ये हो गए k/2r। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे k सफिक्स e लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि k कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², mv² का वैल्यू k/r, तो काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू हो गए k/2r। और अगर काइनेटिक एनर्जी k/2r है, और चूंकि फोर्स देखो यहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² का केस है। तो जब भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के केस को फॉलो करता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को अगर तुम माइनस कर दो तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इधर से निकल गए, पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यानी -k/r हो जाएगा। और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा उसको सिंपली माइनस काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा -k/2r। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी -k/2r, काइनेटिक एनर्जी k/2r, पोटेंशियल एनर्जी -k/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r से इक्वेट करने से mv² निकल गए, mv²/½ कर दिया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी में ही माइनस कर दो सीधा सीधा तो टोटल एनर्जी हो गए, और काइनेटिक एनर्जी में डबल करके माइनस कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हो जब फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा हो तो, और नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी को फिर अलग से निकालना पड़ेगा फोर्स से। उसका ऑप्शन पता ही है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, ΔU माइनस वर्क डन, वर्क डन का मतलब F.dr। तो ये तो किसी भी केस में अब फोर्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, और काइनेटिक पोटेंशियल को ऐड करके मैकेनिकल निकाला जा सकता है। तो ये थोड़ा लॉन्गर प्रोसीजर हो गए। ये तब करते अगर ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, तो इस अप्रोच से जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो तुमको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे ही बेस्ड है। बोल रहा है कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ए पॉइंट डिस्टेंस r0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से r0 डिस्टेंस से एक पार्टिकल को रिलीज किया। ठीक है, इसके मास को स्मॉल m मान लेते हैं, ये मास हो गया कैपिटल M, इसके रेडियस r। तो व्हेन इट रीचेज द सरफेस विल बी, तो वेलोसिटी, तो ये इधर से रिलीज किया, और जब ये सरफेस पे पहुंचेगा तो इस टाइम पे इसके स्पीड क्या होंगे। तो जब भी दो लोकेशन को कंपेयर करना हो, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, यू कैन गो थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये लोकेशन 1, ये लोकेशन 2, तो k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2। k1 हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इधर का, तो अभी तो मास बाहर है, तुम पोटेंशियल एनर्जी -gm1m2/r भी लिख सकते हो, या पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मास इनटू पोटेंशियल। तो -gmm/, तो सेंटर से ये डिस्टेंस r0 दिया हुआ है, तो -gmm/r0। काइनेटिक एनर्जी हमें स्पीड बताने हैं, तो ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी जब सरफेस पे आ जाएगा तो -g कैपिटल M स्मॉल m, और दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अर्थ का रेडियस r। तो इसको सॉल्व करके स्पीड निकाल सकते हो, ये इधर आ जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा,
तो √2 मास तो कैंसिल हो जाएगा, 2gm 1/r माइनस 1/r0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें बोल रहा है कि एक सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ पे मोशन कर रहा है और ये हो गया सन से पास करता हुआ मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस। तो द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब ये सब लोकेशन हो गए, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इस इलिप्स का सेंटर तो ये है O, तो सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस, जबकि ये मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर के सेंस में बताना है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना है, जिसको हम लोग जनरली ये B से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हम लोग जनरली A बोलते हैं और ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को B बोलते हैं। लेकिन इससे दोनों एंड का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, तो एक वाला ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको बोल रहा है ये R2 और ये डिस्टेंस को बोल रहा है R1। तो इलिप्स का एक प्रॉपर्टी क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, ये दोनों का जो सम होगा वो ये 2/b के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल अपने को b बताना है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r1 r2/r1 प्लस r2। हाँ, r1 प्लस r2 अगर a दिया है तो 2a से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ आंसर हमें r1 r2 के, a गिवन नहीं है, r1 r2 गिवन है। तो ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, तो 1/r1 प्लस 1/r2 किसके बराबर, 2/b, b का मतलब ये डिस्टेंस हो गया। तो b इक्वल टू 2r1 r2/r1 प्लस r2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें बोल रहा है कि एक सेल ऑफ मास m, ये सेल मतलब हॉलो, तो इसका मास हो गया m, इसके रेडियस हो गए r। तो ए पॉइंट मास m प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो अब स्मॉल r तो इनसाइड का भी केस हो सकता है, आउटसाइड का भी केस हो सकता है। ये r हो गया ग्रेटर देन r, ये हो गया r लेस देन r। तो यहाँ पे जो मास है एक पॉइंट मास है, तो बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r का ग्राफ क्या होगा। तो एक एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लेने हैं, एक एक्सिस पे r लेना है। तो r 0 से लेके इन्फिनिटी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो मास इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसके, इस सेल का, तो सेल का जो पोटेंशियल होगा का ग्राफ जो होता है एग्जैक्टली उसी के जैसा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा। तो पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है, तो इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं, तो अंदर का पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा, और बाहर में डिक्रीज होते होते, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते होते इन्फिनिटी की ओर 0 जाता है। तो इनसाइड का पोटेंशियल अलग होता है, आउटसाइड का पोटेंशियल अलग होता है। तो मास में पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल एनर्जी जाएगा, और पोटेंशियल का रिजल्ट क्या होता है, अंदर में Gm/R माइनस Gm/R, R लेस देन कैपिटल R के लिए, और बाहर का माइनस Gm/r, R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए। तो ये पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। इसी पोटेंशियल के फार्मूले में स्मॉल m मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि पोटेंशियल नेगेटिव में है तो मास मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगा। और देखो कि अंदर का ये पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस Gm/r, स्मॉल m मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m/r। तो ये अंदर का पोटेंशियल एनर्जी, और ये डिक्रीज होते हुए मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी पे जाके 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बोला है बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस पे किसी का वेट है 72 न्यूटन। What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to half the radius of Earth from the surface? तो सरफेस से अगर इसको कितने हाइट ले गया, h इक्वल टू r/2, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक तरीके से वहां पे जो वेट होगा क्या होगा। तो इधर मान लो कि वेट W हो गए, तो इस लोकेशन पे वेट W डैश बताना है। तो सिंपल क्या करेंगे,
जी का वेरिएशन की वजह से बेसिकली वेट वेरी करेगा। तो W डैश बाय W किसके बराबर, तो ये हो जाएगा mg डैश बाय mg। तो मास तो चेंज करेगा नहीं लेकिन जी चेंज हो गया, इसका मतलब g डैश बाय g। तो g हो गए सरफेस पे और इधर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गए g डैश। तो हाइट पे हम लोग g डैश निकाल सकते हैं। तो सिंपली डिनोमिनेटर में तो g क्या हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पे g का फार्मूला होता है gm बाय आर स्क्वायर, और हाइट पे चले जाएंगे, g डैश का मतलब हाइट का केस हो गया, तो ये कितने हो गए gm बाय आर प्लस h का स्क्वायर। तो सरफेस पे gm बाय आर स्क्वायर, हाइट पे gm बाय आर प्लस h का स्क्वायर, h का वैल्यू r/2। तो देखो g और m तो कैंसिल गया, आर स्क्वायर बाय आर प्लस h का स्क्वायर, और ये कितना है, तो r बाय आर प्लस h का वैल्यू r/2, पूरे का स्क्वायर, r भी कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/2 नीचे 3/2, तो इसका मतलब 2/3 का स्क्वायर, तो 4/9। तो इसका मतलब W डैश जो हो गए 4/9 टाइम्स W, और W तो गिवन है 72, तो सो 4/9 इंटू 72, तो ये कितने हो गए 32 न्यूटन। तो ऊपर जाने से वेट डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V, तो वॉल्यूम फिक्स्ड रखा गया है, V is constant, is drawn into wire of length L. When wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? तो इलोंगेशन की बात कर रहा है, लेंथ L है, लेंथ हो गए L और चेंज इन लेंथ हो गए डेल्टा L। तो यंग्स मॉडुलस का क्या फार्मूला होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे देखो कि एरिया का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब एरिया को हटाना है किससे, वॉल्यूम के हेल्प से। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V = AL। तो इसका मतलब एरिया को रिप्लेस किया जा सकता है V/L से, एरिया का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो A के जगह पे V/L रिप्लेस करो। तो देयरफॉर Y = क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय A के जगह पे V/L, तो इसका मतलब FL/V, A के जगह पे लिखा V/L, तो FL/V डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L। तो FL² बाय डेल्टा L इंटू V। तो इसमें V कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डेल्टा L = F/YV इंटू L²। तो V तो क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस तो मटेरियल का कांस्टेंट ही होगा, और लोड जो है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L²। तो डेल्टा L और L² का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, एक एक्सिस पे डेल्टा L, एक एक्सिस पे L², तो दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। डेल्टा वर्सेस L का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, डेल्टा वर्सेस L² का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहां पे देखो कि रबर के लिए फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ दिया हुआ है, ये फोर्स हो गया और ये एक्सटेंशन। तो रबर का ऐसे भी जो ये फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनता है, ये हिस्टैरिसीस लूप के जैसा बनता है।
इस तरीके से। तो ये फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वाला केस हुआ, फोर्स डिक्रीज कर रहे हैं तो ये वाला केस हो गया। मतलब ये समझ लो कि ये एक्सटेंशन का केस हो गया, और जब फोर्स को वापस डिक्रीज कर रहे हैं तो ये एक तरीके से वापस जो रिकवरी करेगा कंप्रेशन के केस हो गए। तो यहां पे पूछ रहा है कि ये रबर में ये प्रॉपर्टी होती है, तो इट इज इजियर टू कंप्रेस दिस रबर देन एक्सपेंड। मतलब इसको एक्सपेंड करना इजी है या कंप्रेस करना इजी है। तो एक्सटेंशन का अगर कोई भी पार्ट अगर लेके इसको इसे डॉटेड से आगे बढ़ाया जाए तो सेम एक्सटेंशन के लिए ये देखो, ये जो जा रहा है ये क्या हुआ, खींच रहे हैं, मतलब ये एक्सटेंशन का केस हो गया, एफ एक्सटेंशन के केस हो गए। तो एक्सटेंशन के लिए जो फोर्स है और कंप्रेशन के लिए जो फोर्स है, दोनों में अगर कंपेयर करो कौन सा ज्यादा हो रहा है, तो ये खींचने का यहां पे देख रहे हो ना एरो, फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो एक्सटेंशन का फोर्स ज्यादा है, और ये जो एरो है इधर की ओर, तो देख सकते हो कि यहां पे जो कंप्रेशन के फोर्स हैं वो कम है। तो इसका मतलब कंप्रेशन जो होगा वो इजियर होगा। सो कंप्रेशन, कंप्रेस इज इजियर देन एक्सपेंड। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है, एक तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा, चूंकि हिस्टेरेसिस का ये केस बन रहा है, तो फोर्स और एक्सटेंशन, यहां पे वर्क डन देखोगे तो देख सकते हो ना, ये एरिया अंडर द कर्व देख रहे हो ना, यहां पे एक्सटेंशन बढ़ रहे हैं, तो यहां पे ये जो एरो इधर जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा है, और ये जब नीचे आया तो नेगेटिव वर्क डन कम है। तो ये लूप के एरिया पे डिपेंड करेगा वर्क डन, और वो जो वर्क जो हम कर रहे हैं वो कहां जा रहा है, इसमें एज ए लॉस, एज ए हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, रबर विल गेट हीटेड इफ इट इज स्ट्रेच एंड रिलीज। तो स्ट्रेच करेंगे, रिलीज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये स्ट्रेचिंग करेंगे, ये रिलीज का केस हुआ। तो ये जो एरिया है इस पे डिपेंड करेगा इसका लॉस। सो हीट विल रिलीज। So it is get heated if it is stretched and released। तो फर्स्ट भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है इस ऑप्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है स्टील वायर ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज स्ट्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर अंडर ए गिवन लोड। तो वायर का लेंथ हो गया L और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गए A, और इसमें जो स्ट्रेचिंग है डेल्टा L हो गए 1 सेंटीमीटर फॉर ए गिवन लोड, अगर कोई इस पे लोड अप्लाई किया तो। When the same load is applied to another steel wire of double its length, तो एक दूसरा वायर है उस पे भी फोर्स F ही अप्लाई किया, लेकिन लेंथ उसके 2L है, एंड हाफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया इसके A/2 है, L 2L एरिया A/2। तो पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग, तो डेल्टा L दिया हुआ है, तो इस केस में सेम लोड अप्लाई करने से यहां पे डेल्टा L क्या हो जाएगा, तो इसके डेल्टा L को डेल्टा L1 बोल देते हैं, या डेल्टा L2 पूछा गया है। तो इसका मतलब हमें डेल्टा L कैलकुलेट करना है, और क्या चीज उस फार्मूले में होने चाहिए, लेंथ होने चाहिए, एरिया होने चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या हो जाएगा, y = F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L। तो डेल्टा L को लेफ्ट में ले आओ, डेल्टा L/L कितने हो गए, F/YA, L को उधर भेजते हैं, तो डेल्टा L = FL/YA। तो क्या फोर्स यहां दोनों केस में सेम है, वायर सेम मटेरियल का है, तो यंग्स मॉडुलस भी सेम है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल में फार्मूला सेट करो, तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L/A। इसका मतलब डेल्टा L2 डेल्टा L1 कितने हो जाएंगे, L2/L1 इंटू A का इनवर्सली, तो A1/A2। एक बार प्रोपोर्शनल सेट किया तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो L2
L1, तो L2 हो गए 2L, L1 हो गए L, तो 2L बाय L। एरिया A1 बाय A2, तो फर्स्ट वाला एरिया A और सेकेंड वाला एरिया A बाय 2, तो ये 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गए। इसका मतलब डेल्टा L2 इज 4 टाइम्स डेल्टा L1 एंड डेल्टा L1 में है 1 सेंटीमीटर, तो इट इज 4 सेंटीमीटर। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में बोल रहा है लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज ए मीटर व्हेन लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इज 4 न्यूटन। तो एक 4 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई किया तो इलोंगेशन के बाद इसका कुछ ओरिजिनल नेचुरल लेंथ रहे होंगे, तो मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ इसके L है, और अब इसका लेंथ जो है वो बता रहा है अभी का लेंथ A, तो इसका मतलब इलोंगेशन कितने हो गए इसमें A माइनस L। तो H पर हुक्स लॉ F इक्वल टू KX, तो फोर्स कितने हो गए 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया कांस्टेंट K, और इलोंगेशन कितने हो गए A माइनस L। एक और केस बोल रहा है, ये इसके लिए हो गया। अब बोल रहा है कि फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन और अभी का लेंथ है B, तो ये A और B इलोंगेशन नहीं है, ये प्रेजेंट लेंथ है। तो इलोंगेशन कितने हो गए A माइनस L, अभी का इलोंगेशन कितने हो जाएगा B माइनस L, और ये फार्मूला F इक्वल टू KX में X तो इलोंगेशन या कंप्रेशन है, तो अब यहां F के जगह पे 5 न्यूटन कांस्टेंट K और इलोंगेशन कितने हो गए B माइनस L। तो अब पूछा जा रहा है कि व्हेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन मीटर व्हेन लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 9 न्यूटन। तो अब इसमें क्या किया कि 9 न्यूटन के फोर्स अप्लाई कर दिए। तो अभी का लेंथ पूछ रहा है कि क्या होगा इस लेंथ को, तो ये लेंथ पूछ रहा है, तो नहीं हो तो इसको L नॉट रिप्रेजेंट करो, तो ये हो जाएगा L नॉट, तो ये L पूछा गया क्या है। तो अभी के लिए फिर से यही F इक्वल टू KX क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो गया 9 न्यूटन K, और अभी का इलोंगेशन कितने हो गए L माइनस L नॉट, तो अपने को L बताना है। तो ये 3 इक्वेशन हो गए 1 2 3। अब ये तीनों को सॉल्व करके तो हमारा पर्पस है L को फाइंड करना। कैसे होगा L का फाइंड कैसे करोगे, तो सबसे बेस्ट है कि अगर तुम 2 को 1 या 3 किसी से डिवाइड कर दो, तो एक बार इक्वेशन 3 बाय 2 कर देते हैं। चलो 3 बाय 2 करते हैं, तो 3 बाय 2 करेंगे तो 9 बाय 5 इक्वल टू L माइनस L नॉट बाय B माइनस L नॉट। तो 9 और 5 गिवन ही हो गया, B भी गिवन ही है, L नॉट अपने को गिवन नहीं है, L नॉट गिवन नहीं है, ये हमने कंसीडर किया है, लेट ये माना है। तो L हमें पता करना है, तो इसका मतलब L नॉट इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और L नॉट कहां से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक और बार करना पड़ेगा इक्वेशन 1/2 या 2/1। तो चलो इक्वेशन 2/1 अगर कर दिया जाए तो 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा B माइनस L नॉट बाय A माइनस L नॉट। तो क्या यहां से इजिली L नॉट फाइंड किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5A माइनस 5L नॉट इज इक्वल टू 4B माइनस 4L नॉट। इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5L नॉट माइनस 4L नॉट, L नॉट कितने हो जाएगा 5A माइनस 4B। तो ये L नॉट का वैल्यू अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करके फिर हमें L फाइंड होगा। ठीक है, अब तो कर सकते हो, L नॉट का वैल्यू दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करके L का वैल्यू आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोल रहा है 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, तो यंग्स मॉडुलस सेम हो गए, सेम मटेरियल यानी Y कांस्टेंट, सेम लेंथ L कांस्टेंट, बट डायमीटर इन द रेशियो 1:2, तो डायमीटर का रेशियो D1:D2 1:2 आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, FB हो गया सेम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
of the two wire will be in the ratio. तो potential energy per unit volume U1 is to U2 को पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? सिंगल एक ही लेके आगे बढ़ो, बाद में प्रोपोर्शनल सेट कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट का वॉल्यूम का फार्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब इन रिजल्ट में फोर्स, वाई, एल, डायमीटर ये सबको लाना है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो चेंज इन लेंथ तो है ही नहीं, तो बेहतर है कि यहां पे स्ट्रेन को क्या करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन को लिख सकता ना भाई, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसका मतलब स्ट्रेन किसके बराबर? स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। तो 1/2 F बाय ए, और स्ट्रेस फिर से F बाय ए, तो F बाय ए का स्क्वायर, नीचे बच गया y। तो इसका मतलब 1/2y। तो फोर्स तो कांस्टेंट ही है, सेम फोर्स, यंग्स मॉडुलस भी सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? U इज प्रोपोर्शनल टू 1/a²। और एरिया क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d⁴। एरिया प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, तो a² d प्रोपोर्शनल टू 4²। तो अब बताओ U1 is to U2 क्या हो जाने चाहिए? तो D1 is to 2, तो D2/D1 के पावर 4, और D1/D2 1 is to 2, तो D2/D1 कितने हो गए? 2/1 के पावर 4। तो 2/1 के पावर 4 कितने हो गए? 16। तो 16:1 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इसमें बोल रहा है कि फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ए गिवन लोड द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन द बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो एक बार ये जो बीम है, तो बीम पे अगर कोई लोड लगाते हैं तो इसमें एक तरीके का डिप्रेशन आता है। तो ये बीम जो है एक तरीके से पहले जो है ऐसे तो एक बार क्रॉस सेक्शन को स्क्वायर लिया गया है और एक बार क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर लिया गया है। तो ये रिजल्ट पता ही है कि अगर इस पे लोड लगाते हैं इस तरीके से डिप्रेस हो जाता है। तो ये जो डिप्रेशन है इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे अगर एक लोड को कनेक्ट किया W, तो ये लेंथ हो गया L, इसके ये विड्थ हो गए B, और ये जो डेप्थ हो गया D। तो अगर इस बीम पे वेट W अप्लाई किया जाए तो ये जो सेंटर पे डिप्रेशन आया इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा का रिजल्ट क्या आता है जब ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होते हैं? तो ये होता है आपको WL³ डिवाइडेड बाय 4YBD का क्यूब। WL³ बाय 4YBD का क्यूब, ये रिजल्ट होता है। तो इस केस में इसको स्क्वायर बोल दिया है, तो इसका मतलब B और D दोनों सेम होगा। तो अगर D को भी B से रिप्लेस कर दें तो ये रिजल्ट अपना क्या कन्वर्ट हो जाएगा? तो इसको चलो डेल्टा 1 ले रहे हैं, फर्स्ट केस है, तो WL³ बाय 4YB के पावर 4, रीजन B इज इक्वल टू D, स्क्वायर से बोल रहा है। तो अगर ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो B और D इक्वल हो गए, तो यहां पे D के जगह B लिख दिया, तो Y के पावर 4। इसी तरीके का अब ये रेक्टेंगुलर नहीं होके सर्कुलर सेक्शन अगर लेंगे, ये तो रेक्टेंगल के लिए हो गया, दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और ये डेल्टा इसका डिप्रेशन हो गए। तो अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होते हैं तो उसमें रिजल्ट क्या हो जाता है? WL³, मतलब ये लेंथ तो वही रहेगा
लेकिन यहाँ पे रेडियस के टर्म में रिजल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए रिजल्ट हो जाता है आपको WL³/12 पाई y r⁴। ये किसके लिए? दिस इज फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में ये जो डिप्रेशन होगा, ये जो सेंटर डिप्रेस हुआ, W वेट जो अप्लाई करेंगे, लेंथ L³ डिवाइडेड बाय 12 पाई y r⁴। तो इसी का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे Δ1/Δ2 क्या हो जाएगा? तो Δ1/Δ2 आप देख सकते हो कि 1 में से 2 को डिवाइड करेंगे, 12 ऊपर चला जाएगा, ये WL³ तो कैंसिल हो जाएगा, 12 पाई y r⁴, और ये नीचे आ जाएगा 4y b⁴। तो इसमें भी 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 पाई y भी कैंसिल, r⁴ बाय b⁴। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, दोनों के एरिया इक्वल है, इक्वल एरिया बोल रहा है, इक्वल क्रॉस सेक्शन। तो इक्वल क्रॉस सेक्शन का मतलब पाई r², जो रिजल्ट हो जाएगा वो किसके बराबर? तो स्क्वायर के केस में हम लोगों ने b साइज लेके चले हैं, तो ये b² के बराबर। तो b² को रिप्लेस कर देते हैं पाई r² से, तो देयरफॉर Δ1/Δ2 कितने हो जाएंगे? 3 पाई r⁴ और b²। तो इसका मतलब पाई² r⁴। तो ये रिजल्ट हो गया 3/पाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये भी इसी तरीके का डिप्रेशन का ही केस है। तो अगर एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप था, तो लोड अप्लाई करने के बाद ये डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा का क्या रिजल्ट है? अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, वो पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे, तो WL³ डिवाइडेड बाय 4y bd⁵। तो यहां पे सिंपल ये बताना है कि ये जो डेल्टा है, जो डिप्रेशन है, वो यंग्स मॉडुलस में कैसे, किस तरीके से, तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 जो है, ये तुम्हें वायर को जो ट्विस्ट करते हैं उस पे रिजल्ट बनाए हुए हैं। तो जैसे एक ये रॉड हो गया, ऊपर से हैंग है, तो अगर इसको नीचे से ट्विस्ट किया जाए, तो थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देते हैं। तो इस पे अगर ये वाला लाइन को इमेजिन करो, तो ये बेंड करने के बाद किसी और लोकेशन पे आ जाएगा। इसे ये इधर की ओर हमने ट्विस्ट किया, तो ये एंगल को अगर हम लोग फाई बोल रहे हैं और ये लेंथ को एल बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से यहां सेंटर पे अगर इस चीज को देखा जाए, इसके जो सेंटर बनेंगे, तो सेंटर वाला लोकेशन को अगर ऐसे राउंड करके देखो, तो ये जो बैंड हुआ, तो यहां रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये एस बोलेंगे, यहां से भी एस बोलेंगे। तो इस वाले से अगर देखो, तो ये फाई है, ये एंगल फाई है, ये लेंथ एल है, तो यहां के हिसाब से एस किसके बराबर? फाई एल। और यहां जो क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट है, वहां पे एस देखेंगे तो ये किसके बराबर? आर थीटा के बराबर। सिंपल, यहां पे रेडियस आर, ये एंगल थीटा, तो ये एस इक्वल टू आर थीटा। इसको ऐसे पकड़ के घुमाया, कितने से? एस डिस्टेंस से। ये पॉइंट शिफ्ट होके, ये जैसे पॉइंट ए है, ये बी पे आ गया, तो वही पॉइंट यहां ए और बी दिखा रहा हूं। तो जैसे ये है ना, इस रॉड वगैरह को ट्विस्ट जो करते हो, घुमाते हो, तो ये डिस्टेंस एस से घुमा, तो एस किसके बराबर? आर थीटा। थीटा कहां पे एंगल देख रहे हैं? ये क्रॉस सेक्शन में। और फाई एंगल कहां देख रहे हैं? यहां पे जो ये वर्टिकल में ये एंगल बना वो। तो एस इक्वल टू फाई एल, एस इक्वल टू आर थीटा। तो यहां पे एंगल ऑफ शियर पूछा जा रहा है, तो यही हो गया ना, फाई जो हो गया ये एंगल ऑफ शियर। तो फाई पूछने का मतलब आर थीटा बाय एल। तो आर गिवन है यहां पे 6 mm, थीटा गिवन है 30 डिग्री, और एल तुम्हें दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, तो मीटर को मिलीमीटर वगैरह में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 डिस्कस करने वाले हैं।
तो यहां पे दे रखा है पॉइजन्स रेशियो 0.50। तो यूनिफॉर्म रॉड इट सफर ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी दे रखा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, ये दे रखा है 2 × 10⁻³ तो पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला हो जाता है, πr²L। तो वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज, तो चेंज तो यहां पे छोटा ही हो रहा है, तो एरर वाले मेथड से आगे बढ़ जाते हैं। तो डेल्टा v बाई वी को क्या लिखोगे, तो पाई तो कांस्टेंट है, 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l। ये अभी हमने एरर को अप्रोच किया है, एरर मेथड डेल्टा v बाई वी, पाई कांस्टेंट, r², तो 2 × डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l। बाकी पॉइजन्स रेशियो का क्या फार्मूला हो जाता है, तो पॉइजन्स रेशियो हो जाता है डेल्टा r बाय r डिवाइडेड बाय डेल्टा l बाय l। तो यहां से डेल्टा r बाय r को इसमें अगर रिप्लेस करेंगे तो सिग्मा इंटू डेल्टा l बाय l, तो इसको अब इसमें रिप्लेस करना है। तो डेल्टा v बाई वी कितने हो गए, तो 2 × डेल्टा r बाय r मीन्स सिग्मा इंटू डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा l बाय l। तो डेल्टा l बाय l कॉमन हो गए, 1 + 2 सिग्मा डेल्टा l बाय l। तो यहां से रिलेटिव आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो देयरफॉर डेल्टा v बाई वी कितने हो गए, 1 प्लस, अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 1 + 2 सिग्मा हो गए 0.50 और डेल्टा l बाय l 2 × 10⁻³ कितने हो जाएंगे, ये डबल हो गया तो 1 + 1 2, 2 × 2 4 × 10⁻³ और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 10⁻³ × 100%, तो 0.4%। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बोल रहा है 2 वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉडुलस सेम हो गए, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी सेम हो गए, रेडियस r1:r2 1:2, सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल लोड, तो लोड फोर्स भी सेम हो गए। इफ लेंथ ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 8 mm, लेंथ ऑफ A is increased by a mm, the increase in length of B is, तो इनिशियल लेंथ सेम है लेकिन इंक्रीज इन लेंथ, तो डेल्टा L1 8 mm, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ B, तो डेल्टा L2 पूछा गया है। तो इसका मतलब डेल्टा L और रेडियस के रिलेशन को हमें सेट करना है। तो अगेन वही यंग्स मॉडुलस से स्टार्ट करो, तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो डेल्टा L चाहिए, तो डेल्टा L बाय L F बाय वाई ए, तो डेल्टा L F L बाय वाई, एरिया को भी लिख सकते हैं πr²। तो F कांस्टेंट, L कांस्टेंट, Y कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो क्या हो गया डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो एक बार जहां प्रोपोर्शनल सेट किया, अब इसको 1/2 कर सकते हैं, तो डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1, डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये हो जाएगा r1/r2 का स्क्वायर, और r1:r2 1:2 दिया हुआ है, तो 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4। सो डेल्टा L2 इज डेल्टा L1/4। डेल्टा L1 है 8 mm बाय 4, कितने हो गए 2 mm, करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से पेपर डिस्कशन तो मैंने कर दिया, बाकी पढ़ाई ढंग से कंटिन्यू रखो, पेपर होने ही वाले हैं, काफ़ी टाइम
अब बचा नहीं है, धीरे धीरे ठीक है, कोरोना की वजह से ऐसा लग रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन होप्सो की उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम जो अपडेट अनाउंस हुआ है उस पर हो जाने चाहिए। तो अपना जो भी हम लोग तुम्हें पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं हो पाया उसको अच्छे से फिर से सॉल्यूशन देख के एक बार पेन पेपर चला के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और पेपर के पहले जो रिवीजन लेक्चर्स आ रहे हैं उसको भी अच्छे से ध्यान से देखो। मतलब लास्ट आवर में क्या है कि पेपर का प्रैक्टिस और रिवीजन यही तो इंपॉर्टेंट है। तो पेपर तुम्हें कंटिन्यूअस मिल ही रहे हैं, पेपर का डिस्कशन भी हो ही रहा है, रिवीजन भी दे रहे हैं हम लोग। तो रिवीजन लेक्चर को अच्छे से सुन के पेपर को दे के और जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको ढंग से करते रहो। ठीक है, टाइम पास नहीं होना चाहिए, अच्छे से मेहनत होना चाहिए, रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया निकालना है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।